इसमें आपको पता ही है, हम आपको बड़े दिनों से भी बता रहे हैं कि इसमें कर्टेल की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर, जो सुओ मोटो नोटिस वो बेतहाशा ले लेते थे। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाया था जस्टिस ईसा ने, और उन्होंने आज फुल बेंच ने रिजर्व किया अपना वर्डिक्ट, और इसके ऊपर 5 हियरिंग्स हुई थी और ये चल रही थी सिंस सितंबर 18। और इसमें चैलेंज किया गया था ये जो कंट्रोवर्शियल लॉ था, ये जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने पास किया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ईसा ने कहा कि जी 5 मेंबर्स ऑफ फुल बेंच जो है उन्होंने अपोज किया है इसको। तो उन्होंने कहा जी कि ये मेजॉरिटी जो होती है वो 8 to 7 डाइसेंटिंग होती है, जिसको कि डिक्लेयर किया जाता है अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये चीज़ें अल्ट्रा वायर्स कहते हैं जो कि चीज़ बाहर हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये बाहर हो। लेकिन बाय मेजॉरिटी ऑफ 9-6 जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 191 जो है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लॉ जो है इफेक्टिव होएगा अप्रैल 21, 2023 से, जब इसको एनेक्ट किया था पीडीएम की गवर्नमेंट ने। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो था वो कहते हैं जी कि अब इसके ऊपर रिव्यू भी बिठाया जा सकेगा। आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस आने वाले हैं, और मैं जो है अपनी नज़र रखे हुए हूँ उसके ऊपर, और मैं अपने एनिमीज़ को बता देना चाहता हूँ कि जी आप जो है कि मैंने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया है, और पीपीपी जो है उसने हमेशा लोगों को सर्व किया है, और आपके पास बड़ी ज़बरदस्त हमें अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी जो दी है, तो ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा बेटा बिलावल और उसके बाद मेरी बेटी आसिफा जो है वो भी यहाँ पे लोगों को, ख़ासतौर पे सिंध के लोगों को सर्व करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, पश्तूनों को उनकी सेपरेट आइडेंटिटी दी है, 18th अमेंडमेंट हम लेके आए थे जिसमें कि प्रोविंसेस को सर्विसेज दी गई थी, और उसके अलावा हमने जो है, आपको पता ही है कि हमारी जो पार्टी है उसमें भुट्टो साहब ने और बेनज़ीर ने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस दी है, वो सबको ही पता है। तो यानी आज जरदारी साहब ने, भाईजान ने आज बता दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा कब्जा रहेगा। मैं पहले, सबसे पहले भुट्टो साहब, फिर भुट्टो साहब की बेटी, फिर मैं, फिर मेरा बेटा, फिर उसकी बहन, फिर उनके बच्चे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहेंगे। तो प्लीज़ ब्रेस फॉर इट, ये उन्होंने बताने की आज कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर जनाब आज फिर से एक दफ़ा बहस उठी है कि जी जो ये जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनको, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और ये जो पब्लिक में जो ये ऑफिस होल्डर्स हैं इनको हरास ना किया जाए बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक नैब। तो उसके ऊपर बात करते हुए आज जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा जी कि अब ऐसा प्रपोजल दिया जा रहा है और उस पर कंसिडरेशंस आ रही हैं कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट काम करना चाहता है तो उसको काम करने दिया जाए और उसको रोका ना जाए, नैब की तरह के इंस्टीट्यूशंस उसको फैसला लेने से ना रोकें। और ये लॉ जो है वो कहते हैं जी ऑलरेडी बहुत सारे बैंक और इंस्टीट्यूशंस फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले उस सोर्स ने कहा कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम बाजवा जो हैं उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी को ये दिलासा दिया था कि अगर वो काम कोई करना चाहते हैं तो उनको फियरलेसली काम करना चाहिए, और नैब जैसे अदारे जो हैं उनको अननेसेसरीली बॉदर नहीं करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की आज एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर आई है, और लग रहा था जैसे कि कनाडा और इंडिया के बीच में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी सीक्रेटली और अनपब्लिसाइड मीटिंग हुई है कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली के साथ वाशिंगटन में कोई 2 हफ्ते पहले। अब इसके ऊपर कोई खुल के तो कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि जाहिर है कि ये बैकडोर चैनल्स जो होते हैं वैसे तो खुले रहते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल की मीटिंग है आफ्टर सितंबर 19, जिसमें कि ट्रूडो साहब ने बहुत ही खुले आम पार्लियामेंट के लोअर हाउस में ये बोल दिया था कि जो हरदीप सिंह निज्जर का जो अभी यहाँ पे कत्ल हुआ है कनेडियन सॉइल के ऊपर, उसमें हमें कुछ लिंक्स मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के। उसके बाद से ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है ये कहती है जी कि जोली ने लास्ट वीक कहा था कि ऑटवा जो है बैकडोर चैनल से बातचीत कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने बताया था कि कनेडियन डिप्लोमेट्स जो है उनकी सेफ्टी जो है उसको कनेडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियसली लेती है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम कॉन्स्टेंटली प्राइवेटली एंगेज करते रहेंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टॉक्स जो होती हैं दे आर द बेस्ट टू एंगेज विद एनी पार्टी और एनी गवर्नमेंट। तो उनकी मुलाकातें जो हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं एस जयशंकर के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की जो है उसने इस रिपोर्ट के ऊपर कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया है, और इंडिया की जो कनेडियन हाई कमीशन है उसने भी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स कहती है कि हो सकता है कि इनकी मुलाकातें वाकई हुई हुई, क्योंकि एस जयशंकर साहब जो हैं 10 डेज के लिए यूएसए के अंदर है। पहले उन्होंने यूएनजीए की मीटिंग अटेंड करनी है और फिर वाशिंगटन में कुछ और भी मीटिंग्स वो अटेंड करेंगे। तो इस सिलसिले में शायद आपको आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी सुनाई दे।
इंडिया और चाइना के बीच में जी 20th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग जो है वो एक दफा से फिर से फेल हो गई है, जो कि LAC के मामलात के ऊपर चल रही थी ईस्टर्न लद्दाख में, लेकिन इसका सोल्यूशन फिर भी कुछ भी सामने नहीं आया है। इसके ऊपर डिफेंस, सिक्योरिटी, एस्टैब्लिशमेंट सबके बारे में बातें जो है सोचा गया था कि इस पे की जाएंगी। दोनों साइड के जो सोल्जर्स हैं वो सोचते हैं कि अगर इनके बीच में ये मीटिंग्स हो जाएं तो ज़रा टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड के सोल्जर्स बहुत ही हाई अलर्ट पे हैं। तो ये अब वैसे भी यहाँ पे विंटर बहुत ही इंटेंस रहता है, तो ये 4th स्ट्रेट विंटर रहेगा जिसमें कि फोर्सेस दोनों साइड्स पे फुली डिप्लॉयड रहेंगी। और कोई ऑफिशियल वर्ड अभी तक कोई ना मिलिट्री से आया है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की है उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत ही फ्रैंक माहौल में चाइना के साथ बातें की हैं और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैनर में हम जो है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशंस की तरफ जो जाना चाहते हैं उसमें की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि गाइडेंस हमको दोनों लीडरशिप्स दोनों मुल्कों की ने दी है। उस सिलसिले में हम जो है इन टॉक्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्रेस है ये आगे नहीं चल रही है। इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो अगस्त 13-14 के बीच में हुई थी और अब कहा जा रहा था कि शायद आज की ये जो मीटिंग है तो इसमें जो है अगस्त 13-14 की मीटिंग में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी उसी को आगे लेके जाया जाएगा, लेकिन ये फिर से फेल हो गई और कुछ भी इसमें आगे नहीं चला है। और आज जनाब महानायक अमिताभ बच्चन साहब जो है अपना 81st जो है बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी तो नहीं, बर्थडे मना रहे हैं। और इसके ऊपर जो है इन्होंने अपना जो इनका घर है जलसा, उसमें मुंबई में खड़े होकर जितने भी इनके मानने वाले और फैंस आए हुए थे इनके घर के बाहर उनको हाथ हिला हिला के उनको जो है ग्रीट किया और उनका शुक्रिया अदा किया। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि इनका बेटा जो अभिषेक है और उनकी डॉटर इन लॉ ऐश्वर्या रॉय और बाकी घर के लोग नहीं नजर आए, लेकिन जब लोगों ने वो पिक्चर को जूम किया तो उनको पता चला जी कि ऐश्वर्या रॉय और इनकी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं आराध्या और नाविया वो भी जो घर है बेंगलो है उसके डोर स्टेप्स पे खड़े हुए थे। तो सारी यानी कि फैमिली जो कि पहले कहा जा रहा था कि इनकी सेलिब्रेशंस में शामिल नहीं है, सारी फैमिली जो थी वो सेलिब्रेशंस में शामिल थी। आशा पारिक जो हैं जी उनसे रिसेंटली इंटरव्यू लिया गया है और उनसे पूछा गया है कि भाई आपने ये द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्म्स देखी हैं या नहीं देखी हैं। इस पर बात करते हुए आशा पारिक ने कहा कि मैंने तो ये दोनों फिल्में ही नहीं देखी हैं, इसलिए जो कंट्रोवर्सी है इनके सिलसिले में मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकती हूं, लेकिन अगर लोग कोई इसको वॉच कर रहे हैं तो बेशक वॉच करें, अच्छी बात है। मैंने सुना है कि कश्मीर फाइल्स जो हैं उन्होंने 400 करोड़ के करीब बिजनेस किया था। तो मैं प्रोड्यूसर से पूछना चाहती हूं कि इसमें से 400 करोड़ में से क्या 200 करोड़ भी प्रोड्यूसर्स को मिला था, और अगर 200 करोड़ इसमें से प्रोड्यूसर्स को मिला था तो उसमें से क्या 50 करोड़ भी इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के वेलफेयर पे लगाया है। तो ऐसी फिल्में बना देना तो आसान होता है, लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम करना जो है वो इजी नहीं होता। फिर वो हंस पड़ी, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है मेरे कॉमेंट्स बड़े कंट्रोवर्शियल रहेंगे और इसको भी बहुत उछाला जाएगा। अक्षय कुमार साहब ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है रिसेंटली और उसमें उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा जी आपके बच्चे आपकी फिल्में देखते हैं, आपकी फैमिली आपकी फिल्में देखती है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे डैड तो जिंदा नहीं रहे मेरा सक्सेस देखने के लिए, वरना वो बहुत ही प्राउड फील करते, लेकिन मेरी माँ मेरी हर फिल्म 7 से 8 बार देखती थी। मेरी जो बेटी है नितारा वो तो भी बच्ची है तो उसको तो इतनी समझ नहीं है, बस वो यही कहती है डैड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन मेरा बेटा जो है आरव वो बहुत ज्यादा मेरे पे एतराज़ करता है और वो कहता है कि आप, अब मैं उर्दू में बोल देती हूँ, इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज़ कर सकती। वो कहते हैं कि आपकी फिल्में इंतहाई बकवास होती हैं। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपका बेटा फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है। वो कहते हैं उसका अभी तक तो कुछ इंटरेस्ट लग नहीं रहा, बहरहाल उसको मेरी फिल्में जो हैं खास पसंद नहीं आती हैं। और जनाब मोहम्मद रिजवान ने जो कल श्रीलंका के अगेंस्ट ज़बरदस्त और धुआंधार किस्म की अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर जो इनिंग्स खेली, तो जिस वक्त मैच ये ख़त्म हुआ जिसमें कि रिजवान नॉट आउट रहे 131 में, हालांकि बहुत ज़्यादा पेन में थे, इनको क्रैम्प्स आए हुए थे और इनका साथ दिया था अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन अपने डेब्यू जो है ओडीआई के अंदर जब वो आए थे। और ये बहुत ही डॉन्टिंग किस्म का टारगेट था 345, इससे पहले पाकिस्तान ने कभी इसको चेज नहीं किया था, बड़ा सक्सेसफुली चेज किया। तो रिजवान ने जो है बाद में एक्स के ऊपर यानी अपने ट्विटर के ऊपर कहा कि ये जो मेरी कल की जीत है, ये जो मेरे बहन और भाई गाजा के हैं उनको मैं ये डेडिकेट करता हूं।
पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब आज रिपोर्टर से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मैं इंडिया जा रहा हूं और मैं इंडिया में अपनी टीम को यही कहना चाहता हूं कि आप जो आपका 14 तारीख का इंडिया के साथ आने वाला है मैच, उसमें फियरलेसली आप खेलें। और अभी तक मैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से इस टूर्नामेंट में सो फार बहुत ज़्यादा खुश हूं और पीसीबी और एंटायर नेशन जो है वो बैक करती है अपने बॉयज़ को। और मुझे ये भी खुशी है कि अब इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसने हमारा जो मीडिया है, जर्नलिस्ट है, उनको कहा है कि आप सबमिट अपने पासपोर्ट्स कर दें ताकि आपको वीज़े लगाए जाएं इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए। तो वो कहते हैं जी मैं बहुत थैंकफुल हूँ फॉरेन ऑफिस का, जिसके साथ मैं कॉन्स्टेंटली हम बात कर रहे थे पीसीबी यानी कि, और उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ है कि इंडियन हाई कमीशन मान गया है पाकिस्तानी मीडिया को वीज़े देने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को भी वीज़े मिलेंगे उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडिया एंड जो आज उसका अफगानिस्तान के साथ मैच था, इसके अंदर रोहित शर्मा की टीम को दिया गया था टारगेट 273 का इन न्यू दिल्ली और इन्होंने जो है ये टारगेट अपना चेज कर लिया इन 35 ओवर्स और ये इंडिया की भी सेकंड स्ट्रेट विन थी। लेकिन इसमें रोहित शर्मा ने बहुत सारे जो हैं रिकॉर्ड्स बनाए। ये जो था पहले से रिकॉर्ड जो था वर्ल्ड कप्स के अंदर 100 बनाने का, वो सचिन तेंदुलकर का था, उसने 6 100s बनाए थे, यानी कि 6 टन्स उसने जो थे वो मारे थे। और इन्होंने आज 7th वर्ल्ड कप का सेंचुरी जो है वो बनाया है। और इन्होंने जो है कपिल देव का भी जो सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ा, बिकॉज ही मेड क्विकर देन कपिल देव। जो है उसने 72 बॉल्स में अगेंस्ट जिम्बाब्वे 1983 किया था और इन्होंने इसके अलावा 1000 अपने रन्स भी कंप्लीट किए हैं वर्ल्ड कप में। और ही हैज़ नाउ पास्ड क्रिस गेल्स रिकॉर्ड ऑफ 553 सिक्सर्स जो कि ऑल फॉर्मेट्स में उन्होंने मारे थे। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में बेहतरीन बॉलिंग की, 4 विकेट्स ली उसने 39 के लिए। अफगानिस्तान जो थे वो 63 for 3 थे। हालांकि जो इनके स्किपर थे हशमतुल्लाह शहीदी, उसने 80 रन्स बनाए और अजमतुल्लाह ओमर जई ने 62 बनाए और 121 का जो है वो डाला यहाँ पे स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स और टीम को रिकवर करने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा कोई भी कुछ भी अफगानिस्तान का प्लेयर ना कर सका, जिसकी की वजह से बहुत इजीली जो है आज इंडिया की टीम जीती।